Assalamu alaikum, dear students. Hope so that you are all fine and doing well with the mercy of Allah Almighty and enjoying your vacations. But with vacations, study is also important. So today we are going to start our chapter number 2 of physics, and our chapter name is kinematics. First of all, we all need to know that what the term kinematics actually mean. अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि kinematics होती क्या है, इसको आप वन वर्ड में एक्सप्लेन करें तो आप उसे इजीली कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मोशन क्या होती है? किसी भी चीज़ की मूवमेंट। किसी चीज़ ने मूव किया, इट मीन्स कि वो मोशन में है। और इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं इन फिजिक्स की टर्म में? काइनेमेटिक्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर चैप्टर। द फर्स्ट टर्म इज़ मैकेनिक्स। Mechanics is the branch of the physics that deals with the motion of the objects and the forces that changes it. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी साइंस जितनी भी है उसको भी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एग्जैक्ट ऐसे ही फिज़िक्स की भी कुछ ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी की भी कुछ ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस हैं, इवन मैथमेटिक्स की भी ब्रांचेस हैं और कंप्यूटर की भी ब्रांचेस हैं। दीज आर ऑल द branches of science and the science subjects also have the branches. फिज़िक्स की आगे भी फर्दर ब्रांचेस हैं, उनमें से ही एक ब्रांच मैकेनिक्स भी है। इन टर्म ऑफ फिज़िक्स मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन यानी कि उसकी मूवमेंट को रीड करती है, स्टडी करती है और जौन सी फोर्सेस उनके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं जिनकी वजह से हमारी कोई भी चीज़ जो है, हमारी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसमें मूवमेंट आई है, उसमें चेंज आया है, उनको स्टडी करती है। मैकेनिक्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ काइनेमेटिक्स, सेकंड वन इज़ डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स वो है जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसको हम सारा ऑल ओवर द चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होती है। सो काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू द फोर्सेस। वही बात आ गई जो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था। काइनेमेटिक्स क्या है? किस चीज़ की स्टडी है? ऑब्जेक्ट के मोशन की। विदाउट रेफरिंग टू द फोर्सेस मतलब फोर्स को हम लिंक नहीं करते उसमें, सिर्फ ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ने मूव किया, उसमें मोशन आई। ये नहीं देखा कि कौन सी फोर्स लगी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आई थी। एंड द सेकेंड टाइप जो है मैकेनिक्स की वो है डायनामिक्स। डायनामिक्स डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखिए काइनेमेटिक्स किसको स्टडी कर रही थी? काइनेमेटिक्स सिर्फ स्टडी कर रही थी ऑब्जेक्ट में मोशन आई, मूवमेंट आई। अब डायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी, डायनेमिक्स इस चीज़ को स्टडी करती है कि कौन सी फोर्सेस हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी और उनका क्या इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट में क्या आई? मोशन आई, यानी ऑब्जेक्ट ने मूव किया। सो आप देखें डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स फोर्सेस थी, काइनेमेटिक्स मोशन थी। इन दोनों को मिला के एक टर्म जो है वो एज ए रिज़ल्ट हमें मिली, वो थी मैकेनिक्स। इसमें से आप लोगों ने ना सिर्फ इतना ही करना है, मैकेनिक्स की डिफ़ाइन यहाँ तक कर लेनी है, इसकी दोनों टाइप्स की डिफ़ाइन कर लेनी है, काइनेमेटिक्स की और डायनेमिक्स की। जो साथ साथ मैंने मार्क किया हुआ है, आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही एग्जैक्ट साथ साथ मार्क करते जाना है, ठीक है। इसका आगे जो पैराग्राफ आपको दिया गया है इसको हम नहीं करेंगे, इसमें जो है वो मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। यही बताया गया है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, वो मूव कर रही होती हैं। जिसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्स, बसेस, बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स। ये सब चीज़ें कहाँ पे मूव कर रही होती हैं? रोड्स पर। एरोप्लेन आपका कहाँ पे फ्लाई कर रहा होता है? एयर में। वाटर इवन के वो भी फ्लो कर रहा होता है, वो भी मोशन में होते हैं। इवन हम अगर अपनी ही एग्जांपल देख लें, ह्यूमन इटसेल्फ भी मूव करता है तो हम भी मोशन में होते हैं। और एनी ऑब्जेक्ट जो कि फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे गिरा या टेबल से नीचे गिरा, उसमें भी क्या आई? मोशन आई। इस सारे पैराग्राफ में आपको यही चीज़ें बताई गई हैं, सो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम अपने इस चैप्टर को आगे स्टडी करें उससे पहले हमें टू टर्म्स को सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है, जो फर्स्ट है स्केलर्स और सेकंड है वेक्टर्स। So, what is the term scalar and what is the term vector? First of all, we are going to study about the scalar. A scalar is that physical quantity which can be described completely by its magnitude only.
स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कम्प्लीटली सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड अगर हमें मिल जाए। आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी का तो पता ही होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। आई होप सो दैट ऑल ऑफ यू गाइज नो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज़ दैट क्वांटिटीज़ दैट आर मेजरेबल, वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। सिर्फ हमें अगर मैग्नीट्यूड मिल जाए ना तो हम इसको ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या है? आई नो मैग्नीट्यूड इज़ अ न्यू टर्म इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, बट आई विल एक्सप्लेन इट। मैग्नीट्यूड इंक्लूड अ नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको वैल्यू जो है ना वो डिटेल में बता दी गई है, नोन हो गई है वैल्यू, तो वो होता है किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं आई नीड 2 लीटर ऑफ मिल्क। उसमें 2 आपने उसको क्वांटिटी बता दी और लीटर भी उसका क्या बता दिया साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने 2 भी उसका जो नंबर था वो भी आपने उनको कंफर्म कर दिया और लीटर उनका यूनिट था वो भी आपने कंफर्म कर दिया। अगर आप जाके अपने शॉपकीपर को कहते हैं कि आई नीड अ मिल्क, ठीक है, और आप उसको क्वांटिटी नहीं बताते हैं, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड नोन नहीं है चीज़ का, ना वो आपको दे सकेगा और ना आपको पता होगा कि आपने कितना लेना है। ठीक है, तो हर चीज़ को देखने से पहले उसका मैग्नीट्यूड पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नीट्यूड होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और उसके बाद आपने ना इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेनी है स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल है मास, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड लेंथ, फोर्थ टाइम, फिफ्थ एनर्जी एंड लास्ट वन इज़ टेम्परेचर। ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका कोई ना कोई यूनिट भी होता है और इनको हम मैयर भी कर सकते हैं। ये सारी मैयरेबल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपकी टर्म है वेक्टर। वेक्टर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। देखिए, जैसे कि हमने स्केलर में पढ़ा, स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी थी जिसमें हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए था, लेकिन वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए होता है लेकिन उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अब डायरेक्शन क्यों चाहिए होती है? इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारी कार जो है वो रोड पे मूव कर रही है। कार ने कराची से लाहौर तक का डिस्टेंस कवर करना है। फॉर एग्जांपल उसका डिस्टेंस था 1000 किलोमीटर्स। 1000 किलोमीटर्स उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया, ठीक है, लेकिन उसने कोई डायरेक्शन भी तो लेनी है ना, किस डायरेक्शन में जाना है। जब तक उसे रूट नहीं पता होगा तब तक वो नहीं मूव कर सकेगी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से यही है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कहीं जाना है, हमने यहाँ से कहीं तक जाना है, तो हमें अपना डिस्टेंस भी पता होगा और हमें उसकी डायरेक्शन भी पता होगी। डिस्टेंस उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमने जाना है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने दे दी है अपने रियल लाइफ से, और इसकी एग्जांपल्स में आपने वैसे भी कर लेना है बुक के अकॉर्डिंग। द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज़ आर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, इटीसी। इसको आपने बस इतना ही करना है। तो स्टूडेंट्स, इस पेज में से आपने सबसे पहले मैकेनिक्स की डिफ़ाइन कर लेनी है, काइनेमेटिक्स की डिफ़ाइन कर लेनी है, डायनामिक्स की कर लेनी है, स्केलर की ये येलो बॉक्स वाली डिफ़ाइन कर लेनी है, और ये फर्स्ट लाइन सिर्फ कर लेनी है कि मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट। और उसके अलावा आपने वेक्टर की डिफ़ाइन कर लेनी है, वेक्टर की भी येलो बॉक्स वाली डिफ़ाइन कर लेनी है, साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेनी है जो मैंने रेड पॉइंटर से मार्क की हुई हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही आपने ऊपर मैंने आपको स्केलर की भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मार्क करवाई हैं, आपने उनको भी साथ कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई मेथड होता है। एग्जैक्ट ऐसे ही वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करने का एक प्रॉपर मेथड है। हमारी नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं ना, उनमें तो वेक्टर्स को ना बोल्ड लेटर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ए है, बी है, सी है, ये आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। ए को उन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, बोल्ड का मतलब है मोटा करके लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट हमारा काफ़ी पतले राइटिंग में है, लेकिन जो ए है, वी है, ये वेक्टर्स जो हैं इनको उन्होंने थोड़ा बोल्ड कर दिए, मोटा कर दिए, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि आपके वेक्टर क्या हैं। देखिए, ये तो था बुक का टेक्स्ट था, ये सारा बुक का अपना तरीका था, लेकिन एज अ स्टूडेंट
आप पेपर में तो इसको बोल्ड नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपके आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक एरो हेड शो करवा दिया वेक्टर के ऊपर। कोई भी आपने नंबर लिखा, अल्फ़ाबेट लिखा, जैसे ए था, उसके ऊपर आप एरो हेड लगा देंगे साथ, ठीक है। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इन सारे ऊपर वाले पैराग्राफ में ना आपको यही सब कुछ बताया हुआ है। सो ये हमें करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा देख लेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक में तो सिंबल्स में लिखा जाता है उनको, और उनको बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन हम तो नहीं ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते, तो हमें किस फॉर्म में लिखना है इसको, वेक्टर हेड के फॉर्म में। वेक्टर हेड का मतलब है कोई भी अल्फ़ाबेट लिख के उसके ऊपर आपने एक एरो हेड लगा देना है, ठीक है। ओके, इसको हमने करना कहाँ से है, यहाँ से आपने करना स्टार्ट करना है। आ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड से लेकर डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, जहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो रहा है। पहले आप यहाँ तक इसे मार्क कर लें, फिर आगे हम इसे डिस्कस भी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है कि ये डायग्राम क्या है, कि किस तरह से बनी है। ये डायग्राम इन एक्चुअल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें आपको परपेंडिकुलर लाइंस दी गई हैं। परपेंडिकुलर समझते हैं ना, टू ऑपोजिट लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में हों। देखिए, एक सीधी है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है। अब जो वर्टिकल लाइन होती है ना, उसको हम कहते हैं कि हमारी वो कौन से एक्सिस पे है, वर्टिकल लाइन। हमारी वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस पे, और हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस पे। और वर्टिकल और हॉरिजेंटल के बारे में भी आपको पता है ना, क्या होते हैं। वर्टिकल लाइन वो होती है जो खड़ी होती है, तो वो होते हैं आपके वाई एक्सिस, ठीक है। और हॉरिजेंटल लाइन वो होती है जो लेटी हुई होती है, वो होते हैं आपके एक्स एक्सिस। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। और वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों आपके परपेंडिकुलर लाइंस मेट कर रही हैं, यानी मिल रही हैं, वो वाला पॉइंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है। द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मेट इज़ नॉन एज ओरिजिन, ठीक है। ये ओ लिखा हुआ है, यानी कि ये ओरिजिन को शो कर रहा है। जहाँ पे ये दोनों लाइंस मेट कर रही हैं, वो पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। सो अब हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड of a vector can be represented graphically by drawing a straight line with an arrowhead at one end। अच्छा, ये तो हमने उसका ग्राफ बनाया था ना अभी। अब इसके ऊपर हमने अपने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी हमें एंगल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें वेक्टर ड्रॉ कर लेनी है, और सिंपल उसके एंड पे जाके एक एरो हेड लगा लेना है। इससे पता चलेगा ये वेक्टर ड्रॉ की गई है। तो इस लाइन में आपको यही बताया गया, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली by drawing a straight line with an arrowhead at one end। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। जो लेंथ है लाइन की वो क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये लाइन आपकी 5 सेंटीमीटर की है, तो ये इसका क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल, सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग, मतलब चेक कर लेंगे स्केल से कि हमने कितने सेंटीमीटर की लाइन लगाई है। वाइल द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, जबकि जो एरो की डायरेक्शन है ना, वो आपको वेक्टर की डायरेक्शन बता रही है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है। वो हमारा ये जो एंगल बनता होता है ना, ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। ओके, या लास्ट पे आपने क्या करना है, अपनी लाइन को ड्रॉ करके एरो हेड शो कर देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वेक्टर कंप्लीट हो चुका है। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।